मंदार गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत दुखी था। रामू को किसी ने बताया कि अपने दुखों की समाधान ढूंढने के लिए आचार्य जयसूर्या के पास जाए। आचार्य सभी दुखों का समाधान कर देते हैं, ये दिलासा दिलाया। रामू आचार्य के पास जाने के लिए तैयार हो गया। रामू बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। रामू की मन में ये आशा थी कि आचार्य कुछ न कुछ उपाय जरूर बताएंगे ताकि वह दुखों से मुक्ति पा ले। रामू आचार्य के पास पहुंचता है और कहता है, आचार्य, मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ। खेती तो मेरा जिंदगी है, मगर मैं जितना भी मेहनत करके खेती करूँ, हर साल बरसात समय पे ना होने की वजह से अच्छी फसल नहीं मिलती है। हर साल या तो अतिवृष्टि होती है या तो अनावृष्टि। पिछले साल भी मैंने बोया था, मगर मेरा फसल पूरा बर्बाद हो गया और इस बार अधिक वर्षा से मेरे फसल को नुकसान पहुंचा है और खाने पीने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। आचार्य रामू की पूरी बातें शांति से सुनते हैं। आचार्य, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मगर आर्थिक स्थिति हीन होने के कारण कभी कभी परेशान भी करती है। कभी मुझे लगता है कि उसके कारण मैं तंग आ गया हूँ। अगर वो मेरे जीवन में ना होती तो ही मैं सुखी रहता, और इसकी वजह से मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते और इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चे ही नहीं हैं। ऐसे रामू अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को आचार्य के सामने बोल देता है, मगर आचार्य उतनी ही शांतता से रामू की बातें सुन रहे थे। ऐसे ही रामू अपने कष्टों को बताते बताते चला गया। आखिरकार उसके पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब सारी बातें बता चुका तो रामू चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि आचार्य क्या कहेंगे, मगर आचार्य ने कुछ नहीं बोला। तब रामू कहता है, मैं तो बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। क्या आप हमारे समस्या का समाधान नहीं कहेंगे? रामू को आचार्य कहते हैं, मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। इस बात को सुन के रामू को आश्चर्य हुआ। तो रामू कहता है, ये क्या बात हुई आचार्य? मैं इस उम्मीद से आया था कि आप मेरे दुखों का कोई ना कोई समाधान बताएंगे। क्या इसलिए आप हमारे समस्याओं का समाधान नहीं दे रहे हो क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूँ? तब आचार्य उतनी ही शांतता से कहते हैं, नहीं, समस्या तो हर किसी के जीवन में है। कभी मनुष्य सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी अपने भी उसे पराये लगते हैं। इस जीवन चक्र से कोई भी निकल नहीं सकता। संसार के हर एक व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है, यही वास्तव है। इन समस्याओं के लिए समाधान किसी के पास नहीं है। अगर तुम एक समस्या का समाधान ढूंढोगे तो उसके जगह दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिसे तुम बहुत चाहते हो, एक ना एक दिन आपको छोड़कर जाना ही है। ऐसे ही एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से मुक्त हो जाओगे, मगर समस्याएं वैसे के वैसे ही रहेंगे। 100 साल पहले भी समस्याएं थे और आज भी समस्याएं हैं। समस्याएं जैसे थी वैसे ही रहेंगे। आचार्य की बात सुन के किसान को बहुत गुस्सा आया और वह कहा, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, लेकिन आप तो हमें निराश कर दिया। सब लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान बताते हो, लेकिन आपने तो हमारे कोई भी समस्या का समाधान ही नहीं बताया। कुछ साल पहले एक संत महात्मा ने हमारे यहाँ याग यज्ञ करवाया था। उससे मुझे थोड़ी शांति भी मन को मिली थी और सुख संपदा भी मिली थी, मगर आपने तो सीधा मना कर दिया। क्या उस यज्ञ से आपकी सारे समस्याएं समाप्त हो गई? आज देखो, उससे भी बड़ी समस्या में आप फंसे हो। तब दुखित होके किसान कहता है, तो आपका मतलब है मेरे दुखों का कोई अंत ही नहीं? अगर ऐसा है तो आपके इस तपस्या का क्या उपयोग? तब आचार्य कहते हैं, आपके रोजमर्रा समस्याओं का तो मैं हल नहीं दे सकता, मगर
आपके जीवन का सबसे बड़ी समस्या का हल मेरे पास है। इस बात को सुन के रामू अचंभित हो जाता है और रामू पूछता है कि वह समस्या क्या है जो उसको पता नहीं है। तब आचार्य कहते हैं, तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, यही आपके दुख का कारण है। आप पहले ये मान लो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती ही है। इसलिए पहले अपने आसपास के लोगों की दुख समझो। दूसरों के दुख और समस्या को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका दुख कितना कम है। आचार्य की बात सुन के रामू को यह पता चलता है कि कभी उसने इस तरीके से सोचा ही नहीं। तब वो आचार्य से कहता है, हाँ आचार्य, कम से कम मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में एकजुट होकर रहता हूँ। कई लोगों को घर नहीं है, बहुत सारे लोगों को जोतने के लिए जमीन भी नहीं है। अपने दुखों को ही बड़ा मान के मैं ये सोचता था कि मैं जितना श्रम कर रहा हूँ उसका फल नहीं मिल रहा है, मगर आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जितना है उसी में खुश रहना है और खुशी को ढूंढना है। रामू आचार्य को नमस्कार करके वहाँ से निकल पड़ता है और आगे की जिंदगी में जितनी अपनी ताकत है उतने से श्रम करके अपनी जिंदगी में खुश होने की कोशिश करता है। इसके अलावा अपने साथियों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी खुश रखने की कोशिश में जुट जाता है। महापुर के जंगल में MBA का कॉलेज था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ाई करते थे। बबलू कबूतर भी इसी में पढ़ता था, लेकिन बबलू का मन MBA में नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और उसके पिताजी हमेशा चिंता में रहते थे। बबलू को कैंटीन बहुत पसंद थी। एक दिन बबलू कैंटीन में खाना खा रहा था। उस कैंटीन का मालिक कालू उसके पास आता है। बबलू, तुमने पिछले 6 महीनों से कैंटीन का बिल नहीं दिया हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद। अगर पैसे नहीं दिए तो कैंटीन में काम करके हर्जाना भरो। कालू काका, मेरे पापा जो भी पैसे भेजते हैं वो पूरे खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने के लिए मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। मुझे क्या, मुझे तो एक फ्री में नौकर मिल जाएगा। ठीक है, अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। बबलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देता है। वो बर्तन साफ करता था, झाड़ू पोछा करता था, चाय कॉफी बनाता था और दूसरे स्टूडेंट्स को उनका ऑर्डर सर्व भी करता था। बबलू को नौकरों की तरह काम करता देख बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। देखो देखो, बबलू तो MBA करना चाहता था लेकिन कैंटीन में नौकर कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में ही काम कर लेते बबलू। अरिया, तुम पढ़ाई कर लो, असली पढ़ाई काम करने में है। मैं यहाँ काम तो कर रहा हूँ ना। इस तरह से जैसे तैसे बबलू MBA पूरा करता है और घर वापस पहुँचता है। उसके पिताजी कड़क उसको बोलते हैं, बबलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गया था? इतना पैसा खर्च करके तुझे MBA करवाया, लेकिन तेरे मार्क्स से तो तुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। नहीं पिताजी, आपकी जबरदस्ती के कारण मैंने MBA पूरा किया हूँ। अब मैं जबरदस्ती से काम नहीं करवाऊंगा। मैं अपना खुद का काम करूंगा और MBA भी तो यही सिखाता है। खुद का काम करना है तो अपने पैसों से करना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह एक बोर्ड तैयार करता है जिसमें लिखा होता है सस्ता लंच। लंच बनाकर बबलू साइकिल में ही बेचता था और सिर्फ 20 रुपए में लोगों को सस्ता लंच देता था। जल्दी ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। खासकर गरीब लोग उसके खाने को बहुत पसंद करते थे। बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत ही सस्ता टिफिन वाला आया हुआ है? वो सिर्फ 20 रुपए में लंच बेच रहा है। कौन है बहन जो हम गरीबों के लिए इतना सस्ता खाना दे रहा है? कोई लड़का है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। ये सुनकर बबली
रसोई भी उसके यहाँ खाना खाने चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बबलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और कालू कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुँचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बबलू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार निकले। हम तो बस नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। ये होता है असली एमबीए। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है हरिया, तुम नौकरी करते हो तो छोटे नहीं हो। हाँ, मुझे कैंटीन बहुत पसंद थी तो मैंने ये काम शुरू कर लिया। और कालू अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मैं आपसे मेहनत से कारोबार करना सीखा हूँ और यहाँ पर सस्ता खाना बेचने में बहुत मेहनत लगती है। कड़क एक तरफ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और फिर अपने बेटे के पास जाता है। बेटा, मैं तुझे कितना गलत समझता था कि एमबीए में अगर पैसे खर्च किए हैं तो वही करना चाहिए। इसके आगे मैं कभी नहीं सोचा, लेकिन तू बहुत ही समझदार और मेहनती निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से बबलू साइकिल में ही सस्ते लंच बेचा करता था और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अपने लंच का दाम नहीं बढ़ाता है और फिर मुनाफा कमाता है। इस तरह से बबलू एक सफल कारोबारी बन जाता है। साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ। अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपने ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए ये एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपनी ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूंगा।
सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था। तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुँच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख, कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू, जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू, तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई। तू बहुत ही बदमाश है, आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण
शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीद दूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।
बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक गांव में एक भिखारी रहता था और वो घर घर जाके भीख मांग के खाना इकट्ठा करता था। मगर हर दिन वो जब वापस घर आता था तो उसका खाना गायब हो जाता था। मगर एक दिन इसकी खाना चुराने वाली चूहे को उस भिखारी ने पकड़ लिया। ओहो चूहे, तुम मेरा खाना क्यों चुरा रही हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, जाकर अमीरों के खाना चुराओ। अरे ये तो मेरी भाग्य में है कि मैं तुम्हारे यहाँ से चुराऊं। मगर क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे भाग्य में है। तुम कितना भी भीख मांगो या कितनी भी इकट्ठा करो, मगर तुम इतना ही रख पाओगे। यह चूहे की बात सुनकर उस भिखारी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया। हाँ, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम जाकर आचार्य से पूछो, शायद आचार्य आपका सहायता कर सके। यह बात सुनकर वह भिखारी यात्रा पर निकल पड़ता है आचार्य को मिलने के हेतु। और ऐसे दिन भर चलते चलते और शाम को वह एक धनवान के घर पहुंच जाता है। बहुत थकान से वह वहीं पर रात बिताने की तय करता है। तो जाकर वह उस घर की दरवाजा खटखटाता है। ओ भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं इस जगह पे नया हूँ, क्या आपके आंगन में मैं रात बिता सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। जैसे भिखारी अंदर आता है तो वह इंसान उसको पूछता है, अरे भाई, कहाँ पर निकले हो और इतनी रात गए क्यों यात्रा कर रहे हो? ओह, मैं आचार्य जयसूर्या से मिलने चला हूँ, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। भिखारी की बात सुनते हुए वहाँ पे आई हुई उस धनवान की पत्नी पूछती है, क्या हम आचार्य से पूछने के लिए एक सवाल तुम्हें दे सकते हैं? ओह, क्यों नहीं, बताइए मेम साहब, आपकी तरफ से मैं यह प्रश्न भी पूछ लूँगा। हमारी एक बेटी है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि वो बोल सके? अगले दिन उठकर वह भिखारी उन्हें धन्यवाद कहता है और यह कहता है कि आचार्य से उनकी सवाल का हल जरूर पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। और उसको सामने पहाड़ नजर आते हैं और वह चिंता करते हुए यह कहता है, हे भगवान, मैं इन पहाड़ों को कैसे पार करूं? तभी उसके सामने एक जादूगर दिखता है। भाई साहब, क्या इस पहाड़ को पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं, मेरी छड़ी पर चढ़ जाओ। उसकी बात सुन के भिखारी उसकी छड़ी पर चढ़ जाता है और वह जादूगर अपनी छड़ी पे बिठाकर उस भिखारी को पूरी पहाड़ पार कराता है। उसके बाद उस जादूगर ने, अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्या से मिलके अपने भाग्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ आचार्य को पूछने के लिए? मैं कितने सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ये सवाल पूछ सकते हो? हाँ हाँ, मैं आपका भी सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो आगे चला जाता है तो एक नदी पार करने की रुकावट उसे मिलती है। ओहो, अब इस नदी को मैं कैसे पार करूं? तभी उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश करता है। जैसे नदी पार करते रहते हैं तो कछुआ पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आचार्य जयसूर्य से मिलने जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। क्या मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? क्यों नहीं, जरूर पूछूंगा। मेरा सवाल है, मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। भिखारी कछुए को धन्यवाद कहते हुए और आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भिखारी आचार्य जयसूर्या के कुटीर पहुंच जाता है। हाँ, पहुंच गया मैं। अब तो मैं आचार्य जी से मिलकर ही रहूंगा। सबके सवालों को अपने जहन में सोचते हुए वह भिखारी अंदर पहुंचता है और आचार्य को सादर प्रणाम करता है। आचार्य, आप कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे कई सवाल पूछने के लिए,
क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेशक पूछो वत्स, मगर मैं सिर्फ 3 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह सुन के भिखारी हैरान रह गया क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं क्या करूँ? यह सोचते हुए बहुत आलोचना करता है। पहले वो कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश में नदी में रह रहा है। बेचारा कछुआ गहरे नदी में कैसे जी पाएगा? फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो हजारों सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है। ओहो, 1000 साल तो बहुत लंबे होते हैं, उसे तो स्वर्ग जाना चाहिए। उसके बाद वह लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जी रही है। हाँ, पूरी जिंदगी बिना कुछ बोले जीना ये तो असंभव है। फिर वो अपने बारे में सोचता है। मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं जहाँ भी भीख मांग सकता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, मगर उन लोगों के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। यह सोचते सोचते उसको अपनी समस्या दूसरों से छोटी लगने लगी और इसलिए उसने उन तीनों की सवाल पूछने की फैसला किया। कछुआ ड्रैगन बनने के लिए अपनी ढांचे से बाहर आना होगा। उसने मोह त्याग दिया तो वो जरूर ड्रैगन बनेगा। भिखारी की पहले प्रश्न को तो उत्तर मिल गया। दूसरी प्रश्न भिखारी पूछता है जादूगर के बारे में, तो आचार्य ऐसे उत्तर देते हैं। जादूगर को छड़ी की मोह छोड़ना पड़ेगा। छड़ी के ऊपर उसका मोह ही उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जादूगर का भी हल मिलने के बाद वह लड़की के बारे में प्रश्न पूछता है। तो बिना बोलने वाले लड़की का क्या? लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जयसूर्या उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुरा के उसे विदा कर देते हैं। वह भिखारी आचार्य को प्रणाम करके अपने घर के ओर निकल पड़ता है। नदी के पास वह कछुआ भिखारी को फिर से मिला। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब पूछा? हाँ, बस तुम अपने ढांचा निकाल दो और ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपने ढांचा निकाल देता है। उस ढांचे के अंदर बहुत सारे कीमती मोतियां थी और ड्रैगन कहता है, इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तुम्हें धन्यवाद। भिखारी को सारी मोती देते हुए कछुआ ड्रैगन बन के उड़ जाता है। जैसे ही पहाड़ तक पहुंचता है भिखारी, तो वो जादूगर फिर से उसे मिलता है। अरे जादूगर, आप अपने छड़ी नीचे रख दो, स्वर्ग की दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सच में? ऐसे जादूगर छड़ी भिखारी को दे देता है और स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है। अब भिखारी के पास कछुए के दिए हुए मोतियां हैं और जादूगर की छड़ी। वह भिखारी वापस उस परिवार के पास पहुंचता है जिसने रात को सहारा दिया था। वह परिवार भिखारी को देखकर खुश हुए और अपनी सवाल की जवाब सुनने के लिए कातुर थे। आचार्य जी ने कहा है कि जब आपकी बेटी अपने हमसफर से मिलेगी तब बोल पाएगी। तभी उस परिवार की बेटी नीचे आई और बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था? उस लड़की की माता पिता हैरान हो गए और वो भिखारी की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि यही इस लड़की की हमसफर है। माता पिता ने इन दोनों की शादी तय कर दी और वो हमेशा खुश रहे।